चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। फिर मैं लेकर आया हूँ वर्ण का शेष भाग ना। फिर आप देखें यहाँ पर वर्ण के बारे में। वर्ण को जैसे मैंने बताया कल, जो वर्ण को दो भागों में बांटा गया, क्या है तो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। ठीक है, उसके बारे में मैंने कल जानकारी दे दी। और उसके आगे का फिर जो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जो स्वर वर्ण ना। स्वर वर्ण कौन कौन है देखिए, यहाँ अ से लेकर अ तक क्या है स्वर वर्ण है संस्कृत के। और इसमें क्या है एक्स्ट्रा क्या है, मतलब अलग से जोड़ा गया है। इसमें क्या है तो री है और लिरी है। ठीक है, इसको देखना है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण के तीन भेद हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। देखिए क्या है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो ये क्या है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और प्लुप्त होता है क्या संबोधन। ठीक है, ये वर्ण है। तो हर्ष वर्ण में क्या है, जितने भी छोटे स्वर के जो वर्ण आते हैं, जैसे अ छोटी जिसको बोलते हैं हर्ष ही बोला जाता है, हर्षु, री हर्ष री, अलरी हर्ष, ये सब क्या है ह्रस्व है। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ये सब छोटा हुआ। और दीर्घ में क्या होता है तो सब बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लुत जो आता है वो क्या है तो आपका संबोधन का है। तो फिर आप देखेंगे एक चीज, जो ऐसे क्यों बांटा, इस पर ध्यान देंगे। तो ह्रस्व कहने का अर्थ है, ठीक है, ह्रस्व कहने का अर्थ है जो जिस स्वर वर्ण को बोलने में क्या है कम समय लगे। ठीक, और उसके बाद दीर्घ स्वर क्या है तो हर्ष स्वर से ज्यादा जिसमें समय लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि आप देखिए ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो अ, और दीर्घ स्वर को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं आ, समय ज्यादा लगा। अब फिर कहने का ह्रस्व से दुगुना टाइम लगा, डबल मतलब दुगुना टाइम लगा। फिर उसी तरह से ई बोलते हैं तो कितना टाइम लगा, बहुत कम लगा। ई बोलते हैं तो क्या हुआ आपको ज्यादा टाइम लगा। तो इसी तरह से समय का है ना दोगुना समय बढ़ते जाता है। फिर क्या है प्लुत में देखिए तो दीर्घ स्वर का, ठीक है, दीर्घ स्वर का ठीक जो है दोगुना टाइम क्या लगता है प्लुत में लगता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है हे राम, अब देखिए इसका ज्यादा टाइम लग गया, समय लग गया। हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, है ना, हे पिताश्री, है ना। तो ये सब क्या है संबोधन का है। इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कहने का मतलब हर्ष को बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, और दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व का दोगुना लगता है, और प्लुत स्वर को बोलने में क्या लगता है दीर्घ का दोगुना समय लगता है। कहने का अर्थ हुआ है ना, जो दीर्घ में इसकी मात्रा आप लोग जानते होंगे, न जानते तो देख लीजिए, है ना। दीर्घ ह्रस्व में क्या होता है ये मात्रा सब देखिए। फिर है इसकी ई की मात्रा, है ना, ई की मात्रा इधर से, ठीक है, ऊ की मात्रा इधर से, ठीक है, री की ये हुआ, ठीक है। अब रह गई लिरी। लिरी में देखिए लिरी की मात्रा है, ये सब मात्रा सब है, ठीक है। फिर जो है हम चलते हैं आ का, देखिए आ में क्या होता है आकार बढ़ जाता है, ठीक है। फिर दीर्घ ई में क्या होता है तो दीर्घ ई की मात्रा फिर आपको दाहिना साइड से किसी वर्ण पर दाहिना साइड से दिया जाता है, ठीक है। ऊ की मात्रा नीचे की ओर, ठीक है, ऊ नीचे की ओर। फिर एरी की मात्रा जैसे देखिए ये है, जैसे ये लिखने में आता है पितृण, क्या है पितृण, तो उसमें क्या होता है ये बड़ी री हो जाता है, ठीक है। अब ए की मात्रा तो एकार, ए की मात्रा एकार, ठीक है। ऐ की मात्रा देखिए ओ की मात्रा, फिर देखिए अ की मात्रा, ये सब देखिए किसी की वर्ण में है ना ये सब मात्रा जैसे लगाया हुआ रहता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में, समझ गए स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं आपको व्यंजन वर्ण, क्या है व्यंजन वर्ण के बारे में। ये आपका हो गया, ये सब हो गया आपका। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में, क्या जान ले।
है ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं वही बताया गया था। व्यंजन मतलब वह वर्ण जिसको स्वर बोलने में क्या है, स्वर वर्ण की जरूरत पड़े, ठीक है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण देखिए क से लेकर ह तक सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है। आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो जो है यर अलावा तालाब से मूर्धन्य से दंत से ह लिखा ही हुआ नहीं है, तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी आपको, घबराइए नहीं। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण है जिसमें लिखा गया है क से लेकर और म तक लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क से लेकर म तक लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है कि व्यंजन वर्णों को 5 वर्ग में बांट दिया गया है। व्यंजन वर्णों को 5 वर्ग में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, जैसे क ख ग घ अंग, क्या है, क ख ग घ अंग, उसको जो है क्या है, कवर्ग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप जो क्रमशः जो लिखते हैं, क्रमवार लिखते हैं, वर्णमाला के हिसाब से जो लिखते हैं ना, उस हिसाब से क्या है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है ना। कवर्ग में क्या आते हैं, क ख ग घ अंग। चवर्ग में क्या आते हैं, च छ ज झ ञ। टवर्ग में क्या आते हैं, ट ठ ड ढ य। फिर तवर्ग में क्या आते हैं, त थ द ध न। और पवर्ग में आते हैं प फ ब भ म, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो तो देख लिए व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है, मतलब 5 वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक। अब क्या है, तो इयरा लव के बारे में बात करते हैं। तो इयरा लव को इसमें इसलिए नहीं कहें कि उसको वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये वर्ण है ना। तो उस वर्ण को क्या कहते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ किसको कहते हैं, य र ल और व को क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। फिर से देखिए य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। और जो शेष बच जाता है तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, उसको कहते हैं ऊष्म वर्ण, है ना। ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ मतलब अंदर से ना, ये जो है ये क्या है, अंतस्थ हुआ। जैसे कि आप य र ल जो बोलते हैं, य र ल व ना, उसको अंतस्थ इसलिए कहा गया है ना, इसलिए कि वो अर्ध स्वर है। क्या है, अर्ध स्वर में आता है, इसलिए उसको जो है अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, ठीक। अब रह गई बात, उसके बाद है तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स को ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्यों, तो आप जरा अपने मुंह के सामने हाथ को ऐसे करें, नजदीक में लाएं और बोले प्लावे श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, तो क्या होगा, इसमें से आपको महसूस होगा, इस वर्ण को जो बोलते हैं ध्वनि निकलती है, हाथ से टकराता है तो देखिएगा इसमें से ताप मतलब गर्मी निकलती है, इसलिए तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं, ठीक। अब हो गया क्लियर, आप यहाँ पर जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब उसके बाद कवर्ग, जोड़, अ आ ह अह, ठीक है। फिर चवर्ग में लिखे क्या है, हर्षी, दीर्घी, य श। फिर लिखे हैं टवर्ग में, टवर्ग जोड़ रि री र मूर्धन्य स। अब देखिए तवर्ग में लिखे हैं ली ल दंत स। फिर लिखे हैं पवर्ग में जोड़ उ ऊ, ठीक है। तो ये जो लिखे क्यों लिखे हैं, इसलिए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है वो बताने के लिए। तो मैंने कितने बार हिंदी में भी वर्ण के बारे में आपको बताया, जो आप सीरियल से है ना क्रम से याद रखिए। क्या क्रम से याद रखिए, तो पहले क्या होता है, तो कंठ। क्या होता है, कंठ होता है। देखिए कंठ, अब पहले वर्ण की श्रेणी में, वर्ण की श्रेणी में जो बांटा गया है वो कौन वर्ग में आता है, सबसे पहले तो कवर्ग आता है। तो सबसे पहले कंठ से शुरू होता है। तो जितने भी कवर्ग जो होंगे, कवर्ग जो भी होंगे है ना, क्या होंगे, तो कंठ। क्या है, कंठ इसका उच्चारण स्थान होगा। देख लीजिए इसका उच्चारण क्या होगा, कंठ होगा, ठीक। अब कंठ के बाद क्या आता है, तो तालु। और वर्णों को मतलब व्यंजन वर्णों को
जो वर्गीकृत किया गया है, वर्ग में बांटा गया है ना, तो दूसरे स्थान पर चवर्ग आता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, कंठ के बाद तालु आता है दूसरे स्थान पर, तो चवर्ग जो है आपका, है ना, क्या हो जाएगा, तो तालु, क्या हो जाएगा, तालु। देखिए तालु हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे तीसरे स्थान पर मूर्धा आता है, और व्यंजन वर्ण का जो भाग किया गया है ना, वो तीसरा स्थान पर क्या है, टवर्ग है। तीसरा स्थान पर क्या है, टवर्ग है। देखिए ना, तो उसके बाद क्या आ जाता है, तालु के बाद तीसरा स्थान पर मूर्धा, क्या आता है, मूर्धा। देखिए मूर्धा, मूर्धा हुआ, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या आता है, तो दंत आता है। क्या आता है, दंत मतलब दांत। ठीक है, चौथे स्थान पर दांत है। और यहाँ पर व्यंजन को जो बांटा जो गया है वर्ग में, वो चौथा वर्ग क्या है, तो तवर्ग है। क्या है, तवर्ग आता है। चौथे स्थान पर क्या आता है, तवर्ग आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दंत। क्या आ जाएगा, दंत। देखिए दंत मतलब दांत। ये उच्चारण स्थान लिखा गया है। और उच्चारण स्थान में आने वाले ना जो भी वर्ण है, सो आपको इधर लिखा गया दाहिना साइड में, देखें। ठीक है, और फिर देखिए पांचवें स्थान पर क्या है, तो आता है उच्चारण स्थान में ओष्ठ आता है। ठीक है, पांचवें स्थान पर ओष्ठ है, तो ओष्ठ को अब देखते हैं। तो पांचवें स्थान पर वर्ग में देखिए, पांचवें स्थान पर पवर्ग आता है, तो ये हो गया आपका ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ। देखिए हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब याद रखिए ना, क्रम से याद रखिए। कंठ में कवर्ग, उसके बाद अ, आ, ह और अह जो लिखते हैं ओ। ठीक है, चवर्ग में देखिए तालु है, तो तालु में क्या है, तो चवर्ग आता है। और चवर्ग के साथ अब देखिए अ, आ के बाद जो आता है ई, है ना, और अर्ध स्वर य। ठीक है ना, और उष्ण वर्ण में से तलाव्य स। ठीक है, ये क्या है, इसमें आते हैं, तालु में आ जाते हैं। मूर्धा में आते हैं ट वर्ग, री, र मूर्धन्य स। ठीक है, फिर आ जाते हैं दंत में तवर्ग और जोर, क्या कौन कौन आ जाते हैं, ली, ल और दंत स। फिर जो है ओष्ठ में क्या आ जाते हैं, प वर्ग और जोर, उ। ठीक है, अब देखिए बच जाता है शेष, है ना, क्या बच जाता है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो अब देखिए कंठ के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ऐ का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा, कंठ तालु। क्या आ जाएगा, कंठ, कंठ आ जोर तालु। ठीक है, इसका दोनों हो जाएगा, कंठ तालु दोनों से निकलता है। ठीक है, और देखिए ओ और लास्ट है, तो शुरू का उच्चारण स्थान और अंत का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, शुरू का और अंत का उच्चारण स्थान क्या आता है, तो कंठ और ओष्ठ। क्या आ जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। देखिए कंठ और ओष्ठ आ गया। देखिए दो हो गया। बस बताइए कोई इसमें जो है परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, बस आदमी का सिर्फ समझ का परेशानी है ना। और इसको समझिए, है ना, और समझते रहिए, समझने का कोशिश कीजिए। जरूर जो है क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और क्या है शेयर करेंगे, है ना। उसमें जब करेंगे तो हमें खुशी होगी, और मैं जो है ना, ये वीडियो बनाता रहूँगा आपके सेवा के लिए, मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगा अगले क्लास में।